हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी करते होंगे। हमने पिछली क्लास में अपने भाग 2 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने नागरिकता को पढ़ा था। ठीक है, उसमें जो हमारे अनुच्छेद थे 5 से लेके 11 तक। आज हम जो भाग पढ़ने जा रहे हैं वो भाग 3 है। भाग 3, भाग 3 जिसमें क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं? व्यक्तियों को स्वतंत्रता से जीने के लिए, है ना, स्वतंत्रता पूर्वक जीने के लिए, उनको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। सिंपल से वर्ड में कि किसी भी व्यक्ति को उसकी ज़िंदगी जीने के जो अधिकार दिए जाते हैं वो उसके मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसे काम करने का अधिकार, एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करने का अधिकार, उसे बोलने का अधिकार, ठीक है, उसे एक शहर से दूसरे शहर जाके बसने का अधिकार, उसे सभाएं करने का अधिकार, उसे यात्रा करने का अधिकार, उसे शादी करने का, मनपसंद शादी करने का अधिकार। ये सब क्या है, कानून से बचने का अधिकार, कि किस किस वजह से कानून से बच सकते हैं, कैसे कैसे बच सकते हैं कानून से। तो ये सब जो अधिकार मिलते हैं इंसान को, इवन आर्टिकल 21 में और ऐड ऑन होता जा रहा है कि हमें स्वच्छ हवा का अधिकार, स्वच्छ पानी का अधिकार, साफ सुथरा रहने का अधिकार, सारे अधिकार हैं हमारे। और ये अधिकार एक सभ्य ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने, बाकी तो हमें बाकी सब कुछ कानून बनाने के लिए और देश चलाने के लिए है कॉन्स्टिट्यूशन में, पर व्यक्ति के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो है मौलिक अधिकार। ठीक है, जो कि हम आज आज़ादी से बोल रहे हैं, खड़े होके पढ़ा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, सफ़र यात्राएं सब कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं घूमने के लिए, क्या सब हमारे अधिकार हैं। वो हम डिटेल में सब पढ़ेंगे, कौन कौन से आर्टिकल्स के थ्रू कौन कौन सा अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, अब और जान लेते हैं कि इसकी नींव कैसे पड़ी मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार को 1895 में थोड़ी बहुत सुगबुगाहट होने लगी थी मौलिक अधिकारों के बारे में। उससे पहले कोई मौलिक अधिकार की बात नहीं करता था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 1928 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे जो पहले राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके जो बाबा थे मोतीलाल नेहरू ने लिखित रूप से एक प्रस्ताव में मौलिक अधिकारों की मतलब प्रस्ताव रखा उन्होंने। ठीक है, वो लिखित रूप से उन्होंने मौलिक अधिकार के बारे में लिखा उसमें, और वो प्रस्ताव रखा, वो उसके अध्यक्ष भी थे। उसको कहते हैं हम नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट। इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं कि नेहरू रिपोर्ट कौन सी सन में आई थी, तो वो 1928 में आई थी। ठीक है, तो इसमें ही सबसे पहले मौलिक अधिकारों का जिक्र हुआ लिखित रूप से। ठीक है, फिर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ 1931 में कराची में। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1931 में। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे सामाजिक अधिकार, व्यक्तियों के सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, है ना, इन अधिकारों का के लिए एक प्रस्ताव पारित हुआ। वो कौन से मतलब मौलिक अधिकारों के लिए प्रस्ताव कौन से अधिवेशन में पारित हुआ था? 1931 के कराची अधिवेशन में। जब आप कौन से हिस्ट्री में अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे ना, तो ये सारी डिटेल उसमें पढ़ेंगे, और सब एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है पढ़ाई, तो है ना। तो जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो इसमें भी आप मतलब पढ़ेंगे कि कौन कौन से अधिवेशन हुए थे, कैसे कैसे हुए थे, तो इसमें भी आपको सब कुछ पता चलेगा। और जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में भी अधिवेशन पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया में। ठीक है, तो कौन से अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का कानून मतलब प्रस्ताव पारित हुआ था? वो था कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, फिर 1931 में कराची अधिवेशन हुआ। कराची अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव पारित हुआ मूल अधिकारों के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अब मूल अधिकार जो इंसान को दिए गए, जो व्यक्तियों को दिए गए हैं भारत के, वो मूल अधिकारों का रक्षक कौन है?
हमारे मूल अधिकारों का हनन ना हो, हमारे मूल अधिकारों का कोई मतलब दुरुपयोग ना करे, हमारा कोई दुरुपयोग ना करे, तो इनका रक्षक कौन है? इनका रक्षक है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। ठीक है। मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट हमारे भारत में एक ही है ना, दिल्ली में, और जो हाई कोर्ट है वो हर राज्य में है। तो क्या होता है कि दोनों क्यों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए दूर दूर से लोग यात्रा करके आते हैं, और वो एक ही है, वहाँ और भी बहुत ज़्यादा मुकदमे हैं, तो बहुत केस रहते हैं वहाँ पर। तो हर राज्य में एक हाई कोर्ट बना रखा है। ठीक, हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है। तो कुछ स्टेट का 3-4 स्टेट मिला के भी एक हाई कोर्ट काम करता है। ये मैं मतलब आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। तो हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि हर इंसान, किसी इंसान के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो जाके हाई कोर्ट में अपनी अर्जी लगा सकता है, या दाखिल कर सकता है कि मेरे मतलब मौलिक अधिकार का इस तरीके से हनन हो रहा है। ठीक है। हनन मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मुझे मतलब मौलिक अधिकार मिले हुए हैं कि मुझे बोलने का अधिकार है। ठीक है। अगर मुझे बोलने का अधिकार है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को गाली दे दूंगी, है ना। गाली देने का अधिकार नहीं है मुझे। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो रोक लगाता है। मतलब अगर एक व्यक्ति को अधिकार मिले तो सामने वाले को भी तो मिले, है ना। तो सामने वाले को अगर तुम गाली दे रहे हो तो वो उसका तो हनन हुआ उसके अधिकारों का। तो वो तो जा सकता है ना पीआर लेके कि फला इंसान ने मुझे गाली दी थी, या फला इंसान ने मुझे मारा, है ना। तो अपने अधिकारों को बचाने के लिए आप दूसरे को हानि नहीं पहुंचा सकते। यह बात कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से समझाता है कि अपने अधिकार अगर तुम्हें मिले हुए हैं तो अपने अधिकार को बचाने के लिए सामने वाले को नुकसान नहीं कर सकते तुम, ना ही बोल के, ना ही किसी और तरीके से। ठीक है। तो अब हमने पढ़ लिया कि मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब इसका निलंबन कौन कर सकता है? निलंबन इसका जो है, निलंबन जो है वो इसका राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति क्या है कि कभी कभी ऐसी एक्टिविटीज हो जाती हैं जहाँ पर क्या है, मौलिक अधिकार थोड़े निलंब कर दिए जाते हैं। जैसे मान लो किसी राज्य सरकार गिर गई, या फिर कोई विद्रोह हो गया, कुछ हो गया, तो वहाँ पर क्या होता है कि इंसान डट के बैठे हैं, जंग हो रही है ना, जंग हो रही है, उस टाइम इंसान कहें नहीं नहीं ये मेरा मौलिक अधिकार है, मैं यहाँ खड़े होकर ही देखूंगा ये जंग को, तो ये नहीं हो सकता ना। तो इस तरीके से वहाँ पर क्या होता है, कुछ मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया जाता है आर्टिकल 21 के अलावा। ठीक है। आर्टिकल 21 कभी भी निलंबित नहीं होता है। बाकी कोई भी अधिकार राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। ठीक है। अब जैसे जो मौलिक अधिकार हैं, वो मौलिक अधिकार कैसे हैं? वो है नैसर्गिक अधिकार हैं हमारे। कैसे? नैसर्गिक अधिकार। नैसर्गिक का मतलब ये हो कि जन्म से हमें मिले होते हैं। ये हमारे ऐसे अधिकार हैं कि जो जन्म से हमें मिले होते हैं। हमें किसी से, कॉन्स्टिट्यूशन जब से बना है तो हमें ये जन्म से मिल गए हैं। कोई भी मतलब हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं होती, कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही हम पैदा हुए हमारे मौलिक अधिकार हम पे लागू हो गए, मतलब हमारे पास हमारे मौलिक अधिकार हैं ज़िंदगी जीने के लिए। ठीक है। इसे किसी रजिस्टर पे मेंशन नहीं करना पड़ता, या किसी ऑफिस में जाके परमिशन नहीं लेना पड़ती, ना ही कोई कार्ड बनवाना पड़ता है। ये हमारे देश ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जन्म से दे रखे हैं। ठीक है। तो ये हमारे कैसे अधिकार हैं? प्राकृतिक नैसर्गिक अधिकार हैं। ओके। अब क्या है कि परिवर्तनीय नहीं है। मतलब अगर आपके कोई मूल अधिकार का हनन कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके कोई मूल अधिकार को हटाना चाह रहा है ना, कोई आपके मौलिक अधिकार को क्या हो हटाना चाह रहा है, तो वो हटा नहीं सकता। उसका रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट में ये क्या है? परिवर्तनीय नहीं है, मतलब वाद योग्य नहीं है। ठीक है।
बाध्य योग परिवर्तनीय नहीं है, बाध्य योग हो, बाध्य योग है। सुप्रीम कोर्ट के में जाके वाद विवाद कर सकते हो, बट ये परिवर्तनीय नहीं, आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। और इसको ख़त्म अगर कोई करना चाहे, इसको बढ़ाना चाहे, इसको कम करना चाहे, उसका अधिकार किसको है? वो आपके सुप्रीम कोर्ट, वो किसको है? संसद को। संसद क्या कर सकती है? इसको रद्द कर सकती है, इसको ख़त्म कर सकती है, पर ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसके लिए बहुत टफ प्रक्रिया होती है। तो अगर इसको कानून को, मौलिक अधिकारों को बढ़ाना, घटाना, कुछ भी जो काम है वो किसका है? संसद का है। राष्ट्रपति सिर्फ इसको निलंबित कर सकता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। लेकिन इस पे और इसको बढ़ाना, कम करना, ये सब जो काम है वो संसद की है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके आगे का हम पढ़ लेते हैं। तो हमारे आर्टिकल कहाँ से शुरू होते हैं? आर्टिकल 12 से 35 तक। तो हम आर्टिकल 12 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? ये राज्य की परिभाषा देता है। राज्य यानी कि स्टेट। अब जो जो हमारी क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था है, उसकी भाषा में, पॉलिटी की भाषा में, राज्य कहते हैं देश को। राज्य कहते हैं उसको जो अपने खुद के कानून बनाती हो, खुद के कानून, खुद के नियम बनाने वाली संस्था हो, उसको राज्य कहते हैं, ठीक है। जैसे अब हमारा भारत भी एक राज्य है, वो अपने खुद के कानून, खुद के नियम बनाता है, तो वो भी एक राज्य है, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक संस्था, जैसे वन विभाग, अपने कानून बना रहा है, ठीक है, अपने नियम बना रहा है, तो वो एक अलग से राज्य है, वो अलग स्टेट है, ठीक है। या एयरलाइन हमारी अलग से स्टेट है, ठीक है। तो जो भी हमारे यूनिवर्सिटीज़ अपने कानून, अपने नियम बना रहे हैं, तो वो अलग से स्टेट है। जो भी संस्था, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे जो भी हो, जो भी अपने कानून और नियम बना रहा है, वो क्या है? एक अलग स्टेट है, ठीक है, वो अलग स्टेट है। तो इसमें क्या क्या है? राज्यों के बारे में जानकारी, राज्यों की परिभाषा, ठीक है, परिभाषा कह सकते हैं कि क्या क्या चीज़ राज्य में आती है ना। तो वो परिभाषा ही हो गई। राज्य वो जो अपने कानून, अपने नियम बना ले, उसे स्टेट कहते हैं, ठीक है। उसके लिए जैसे कि आपका केंद्र सरकार है ना, केंद्र सरकार अपने नियम कानून बनाती है, राज्य सरकार अपने नियम कानून बनाती है ना। एयरलाइन अथॉरिटी अपने नियम कानून बनाती है, रेलवे अपने नियम कानून बनाती है। ये सब क्या है? अपने में एक स्टेट है। जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे विभाग, ठीक है। एयरलाइन अथॉरिटी, ठीक है। ये सब क्या है? अपने में खुद में, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे जो भी हो, जो अपने में खुद में कानून बना रहे हैं, बार बार बोल रही हूँ, तो वो क्या होगा? स्टेट होगा। अब क्या है कि ये जो कानून और नियम बनाते हैं, 12 क्यों इस पर डिटेल में बताना चाह रही हूँ। ये जो कानून और नियम बनाते हैं, जितने भी स्टेट हैं, ये स्टेट को अपने कानून और नियम बनाते टाइम इस बात का ख्याल रखना होता है कि हमारे द्वारा बनाए गए कानून और नियम से किसी के मौलिक अधिकारों का तो हनन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जब कानून कोई बनाएंगे, कोई नियम बनाएंगे, तो हमारे मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए अपने कानून और नियम बनाएंगे, ठीक है। अगरचे ये हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट हमारा रक्षक बैठा है, सुप्रीम कोर्ट क्या होगा? इनके कानून को रद्द कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए इन अपने कानून बनाते समय इस बात का पूरी तरीके से ख्याल रखना होता है कि किसी भी व्यक्ति के, है ना, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। समझ आ गया? आर्टिकल 12 में क्या है? स्टेट की जानकारी है, प्लस ये कि अगर अपने कानून और नियम बना रहे हैं, तो उस कानून और नियम बनाते टाइम
हमारे मौलिक अधिकारों का पूरे तरीके से ध्यान रखना होगा कि उसका हनन ना हो। अदरवाइज अगर हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर देगा। ठीक है, आर्टिकल 12। अब आते हैं अनुच्छेद 13 पे। अनुच्छेद 13 ये क्या कहता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 ये कहता है कि आप किसी भी कानून को बनाते समय, है ना, किसी भी कानून को बनाते समय इस बात का ख्याल रखोगे कि सामने वाले के मतलब व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन ना होता हो। ठीक है, मतलब हुआ वही ना कि हमें जैसे कानून मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, तो मुझे गाना सुनने का शौक है, ठीक है, ये मेरा मौलिक अधिकार है, मैं गाना सुन सकती हूँ, पर मैं इतनी लाउड आवाज़ में सुनूं कि सामने वाले को प्रॉब्लम होने लगे और अगल बगल के जितने लोग हो उन्हें प्रॉब्लम होने लगे, तो ये मेरा मौलिक अधिकार तो है सुनने का, पर उनका मौलिक अधिकारों को हनन हो रहा है ना, उन्हें ज़ोर से सुनने की आदत नहीं है, उन्हें डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो एक तरफ तो मैं अपने मौलिक अधिकार को यूज़ कर रही हूँ, दूसरी तरफ क्या कर रही हूँ, मैं किसी के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही हूँ। तो इस बात के लिए आर्टिकल 13 कहता है कि आप अपने मौलिक अधिकारों का यूज़ करते टाइम सामने वाले के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब मौलिक अधिकारों का हनन किसी के नहीं किया जा सकता। अगर होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए बैठा हुआ है। जैसे 1947 से पहले क्या हुआ था, 1947 से बाद, और ये बाद हो गया, ये पहले। तो 1947 से पहले जो भी कानून बन गए थे, है ना, जो भी कानून लोगों के लिए बन गए थे और जो कानूनों को जैसे कि तैसा बिल्कुल उठा के कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया, तो उन कानून में अगर तब से लेके अब तक कोई मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, तो क्या है, वो कानून वैसे के वैसे चलते आएंगे। लेकिन अगर उन कानूनों, वो जो पहले के कानून हैं, उन कानूनों के ज़रिए अब आके ये पता चला कि ये ऐसे कानून हैं जिनसे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो क्या हुआ, उन कानून को चेंज कर दिया जाएगा। अगरचे उनमें कोई कानून मौलिक अधिकार को हनन नहीं हो रहा है, तो उन कानूनों को एज इट इज़ रहने दिया जाएगा, उनको ख़त्म नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बाद में 1947 के बाद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में अगर कोई ऐसे मौलिक अधिकार मतलब ऐसे कोई कानून और नियम बनते हैं जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर देगा। तो इस बात का पूरी तरीके से ख्याल रखा जाता है कोई भी कानून बनाते समय कि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। डिटेल में पढ़ा रही हूँ तो समझ में भी अच्छे से आएगा, और एक बात को 2-2 बार 3-3 बार बता रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि हमारे ये मौलिक अधिकार कितने इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ हमें, जैसे किसी भी चीज़ की अति कर दोगे, हमें पूरी तरीके से हमारे जो मौलिक अधिकार है ना, वो सीमित भी हैं और असीमित भी हैं। ठीक है, मतलब हमारे लिए क्या है कि कुछ सीमित नहीं है मौलिक अधिकार, असीमित है, सॉरी सीमित है हमारे मौलिक अधिकार, असीमित नहीं है। मैं इनकी एक सीमा है, अगर इस सीमा से बाहर जाते हो तो उन मौलिक अधिकारों को क्या है, आपको उसके लिए नुकसान हो सकता है, मतलब उनका हनन होगा तो आपके लिए नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है और उसकी रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो मतलब सिर्फ इतना सा है, आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी कानून कोई भी अपने मौलिक अधिकारों का मतलब इस्तेमाल उतना ही करे कि जिससे सामने वालों का मौलिक अधिकार डिस्टर्बेंस में ना आए। जैसे कि अब बताओ कि 1947 से पहले भी बहुत से कानून हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और 1947 के बाद भी कानून बनते हैं तो उसमें ध्यान रखा जाता है। तो जो पहले के कानून बने हुए थे, जैसे उसमें से एक फॉर एग्जांपल हम ले लेते थे 3 तलाक को, है ना। 3 तलाक पहले क्या था, तलाक 3 प्रकार के होते हैं, तलाक एहसन, तलाक हसन और तलाक विद्दत। जो विद्दत है ना, उसमें जल्दी जल्दी तलाक 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 3 बार बोल के लोग तलाक दे देते हैं और औरत की तलाक हो जाती थी। ठीक है, तो ये बहुत बुरा चल रहा था कि लोग दुबई में बैठे हैं, विदेशों में बैठे हैं और अपनी बीवी को फ़ोन पे तलाक दे दे रहे हैं, तो औरत की ज़िंदगी बहुत नर्क जैसी हो जा रही थी। तो इसके लिए कोई नकेल कसने के लिए, क्योंकि खुदा से तो डरना लोगों ने छोड़ ही दिया है। जब यहाँ पर कानून बनते हैं और यहाँ पर सज़ा मिलती है साक्षात तरीके से, तब लोग नहीं सुधर रहे हैं, और खुदा को तो लोगों ने देखा नहीं है, तो फिर सोचते हैं कि वो तो मर के देखेंगे, है ना, जो होगा मरने के बाद होगा। तो वो उस खुदा के मतलब नहीं कि उसकी लाठी में जो आवाज़ है, उस आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और वो लड़कियों के साथ
गलत करते हैं, उन्हें तलाक देते हैं। कैसी कैसी औरतें मैंने देखी हैं जो तलाकशुदा हैं और अपने बच्चे भी उन्हीं के पास में हैं, कैसे कैसे उनका पेट पाल रही हैं, भीख मांग के, कोई कुछ करके कोई कुछ करके। बहुत दर्दनीय होता है। तो इसलिए इंडिया में ये क्या हुआ, 3 तलाक बैन हुआ, ख़त्म हुआ, क्योंकि ये पहले का कानून बना हुआ था, पहले के लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया होगा, ठीक है। लेकिन अब के लोगों को अब के टाइम देख के लग रहा है कि ये तो कानून में कुछ तब्दीली और बदलाव होना चाहिए या ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये लड़कियों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इसलिए 3 तलाक को ख़त्म कर दिया गया है ना। अगरचे वो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता तो उसको वैसे की वैसे रहने देते। पर हमें खुद लग रहा है कि मौलिक अधिकारों का एक तरफ तो वो अपना मौलिक अधिकार समझ के तलाक दे रहा है, पर जो लड़की का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है वो क्या, वो तो ज़िंदगी भर के लिए। आजकल देखो लड़कियों की शादी वैसे नहीं हो रही है। किसी की बेटियां होती हैं, गरीब है कोई इंसान, तो शादी करने में कितनी मुश्किलें आती हैं, और ऊपर से अगर उसकी तलाक हो जाए तब उससे कौन शादी करेगा, ऊपर से अगर उसके बच्चे हों तब उससे कौन शादी करेगा। तो ये मैं खुद एक लड़की हूँ, तो मैं ये कहते हुए मेरे अंदर से अजीब सी सिरहन टाइप से हो रही है कि मतलब बहुत तकलीफ़देह चीज़ होती होगी ये, जिसके साथ भी होता होगा। अल्लाह पाक किसी को ऐसा ना करे कि तलाक हो। तो इसीलिए कहती हूँ कि पढ़ाई लिखाई करो अच्छे से, कुछ तो कर पाओगे आप, कुछ तो बेहतर कर पाओगे। भले घर में एक बोर्ड लगा के स्टडी करा पा रहे हो, किसी को कोचिंग दे पा रहे हो, कुछ पैसे आएंगे आपके उससे, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल ही बैठे हो हाथ पे हाथ धर के, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ाई करें और किसी न किसी तरीके से अपने आप को बहुत मजबूत बनाएं, क्योंकि ज़िंदगी परिस्थितियाँ कैसे कैसे आ जाती हैं जो हम नहीं सोचते हैं, वो चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और ज़िंदगी तो चल ही रही है ना, जी ही रहे हैं ना, कहीं स्टेबिलिटी तो आती नहीं है, ज़िंदगी चलती रहती है। तो क्यों ना स्ट्रगल करके, कुछ मेहनत करके, कुछ अच्छा करके ज़िंदगी को जिया जाए, है ना। ऐसे ही आए दुनिया में और ऐसे ही मर के चले गए, कोई मतलब नहीं है ना उसका, कि भाई सुबह उठे, रोज घर का काम किया, फिर शाम तक काम किया, शाम को सो गए, सुबह उठे, फिर वही रूटीन, डेली वाला रूटीन नहीं। काम के साथ साथ मैं काम करने को बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ, घर का काम करो, घर में रहना अच्छा लगता है तो घर में रहो, पर कुछ क्रिएटिविटी, अगर एजुकेशन होगी आपके पास तो क्रिएटिविटी भी होगी आपके पास। बहुत से लोग होते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ क्रिएटिविटी का भी ध्यान रखें। हर चीज़ को अपना महत्वपूर्ण टाइम दें, और शौक़ अपने मारे नहीं, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ शौक़ भी पूरे करते रहें। कढ़ाई, सिलाई, बुनाई सब अच्छी चीज़ है, कोई चीज़ ख़राब नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ आना चाहिए, मुझे सब कुछ आता है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सब आता है। तो मैं चाहती हूँ कि सब कुछ करना चाहिए पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, खाना बनाना भी आना चाहिए, है ना, ये भी बहुत अच्छी स्किल होती है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आज चलो 12 और 13 आर्टिकल हमने पढ़े, अब इसकी नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से मगअप कर लेना, 2-3 बार देखना क्लास को तो अच्छे से मगअप हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।